इससे पहले की स्टोरी सुनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें या फिर प्लेलिस्ट से सुने। चलिए शुरू करते हैं। अमीरा के वहां से जाने के बाद आर्यन भी फीनिक्स लॉकेट पर फोकस करता है और अगले ही पल वो अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा होता है। बिस्तर पर बैठे बैठे वो अपना सिर खुजलाते हुए सोचता है, अब मैं ये 3 तरह की फाइल्स मुझे कहाँ पर मिलेंगी। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। फिर कुछ याद करते हुए कहता है, हाँ याद आया, यहाँ से सबसे नजदीक फॉरेस्ट माउंटेन्स है, वहां पर शायद मुझे फॉरेन फायर मिल जाए। पर वहां जाने से पहले मुझे रॉयल हॉल जाना होगा, जहां से मुझे एक पैटर्न पेन और एक अच्छी स्वॉर्ड खरीदनी है। अगर मेरे पास ताकत नहीं होगी तो हर कोई मुझे परेशान करेगा। अचानक से फिर उसका फीनिक्स पैटर्न चमकने लगता है और वो अपने अंदर झांकते हुए कहता है, मेरी फीनिक्स ब्लडलाइन और भी ताकतवर हो रही है। अगली बार में और ज्यादा मेहनत करूंगा जिससे मेरी मार्शल सॉल और भी ताकतवर हो सके। अगली सुबह आर्यन अपने हाथ में सिक्कों की पोटली को उछालते हुए एक आलीशान हॉल के सामने खड़ा होता है। कुछ देर बाद वो उस आलीशान से दिखने वाले हॉल में अंदर होता है, जहां उसे देख एक बहुत ही खूबसूरत सुडोल बंदन की लड़की, जिसका एक हाथ कमर पर और दूसरे हाथ से सिगार पीते हुए उसी की ओर आते हुए कहती है, आपका स्वागत है हमारे रॉयल हॉल में, आपकी हम किस तरह से सेवा कर सकते हैं। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। उस लड़की की बात सुन आर्यन कहता है, मुझे एक पैटर्न पेन खरीदना है। जिसकी बात सुन वो लड़की आर्यन के चारों ओर घूमते हुए उससे कहती है, जनाब पहले तो आपको यहाँ कभी नहीं देखा। उसके जवाब में आर्यन कहता है, मुझे माफ करना, मैंने आपको पहले नहीं बताया, मैं आर्यन सिंह यहाँ पहली बार आया हूँ। मैं रोमानिया शहर के सिंह क्लान का एक योद्धा हूँ। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। फिर वो लड़की उसे देख बोलती है, आपके पास तो एक मार्शल सॉल भी है। फिर आगे बोलते हुए कहती है, चलो पहले मैं आपको पैटर्न पेन दिखा देती हूँ। और आर्यन को अपने साथ ले जाने लगती है। वो सीढ़ियों से होते हुए हॉल के ऊपर बने हिस्से की ओर जा रहे थे। चलते चलते उस लड़की की नजर आर्यन के फीनिक्स लॉकेट पर जाती है, जिसे देख वो मुस्कुराने लगती है। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों ऊपर बने हिस्से में पहुंचते हैं तो वो लड़की उसे पैटर्न पेन दिखाते हुए कहती है, जनाब ये रहा आपका येलो ग्रेड पैटर्न पेन, इसकी कीमत बस 100 क्रिस्टल स्टोन है। पैटर्न पेन को लेते हुए आर्यन उस लड़की को 100 क्रिस्टल स्टोन दे देता है, जिसे बिना झिझक क्रिस्टल स्टोन देता देख वो लड़की कहती है, जनाब आप बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, वाकई ये तो कमाल की बात है। आर्यन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है और वहां रखे हुए सभी सामान को एक नजर देखने लगता है। फिर वो एक हिस्से में जाता है जहां काफी सारे हथियार रखे हुए थे, जिन्हें देख उसे उनमें से कोई भी हथियार पसंद नहीं आता है। फिर अचानक उसकी नजर एक स्वॉर्ड की ओर जाती है जो सबसे अलग रखी हुई थी। उसे उस स्वॉर्ड को एक टक देखता देख वो लड़की उससे कहती है, इस स्वॉर्ड को बर्निंग फायर स्वॉर्ड कहते हैं, जिसे फॉरेस्ट माउंटेन्स में कुछ पुरानी खदानों से निकाला गया था। ये एक अर्थ लेवल स्वॉर्ड है। फिर थोड़ा अफसोस करते हुए कहती है, परंतु अब ये एक टूटी हुई स्वॉर्ड है जिसकी कीमत घटकर इसके ओरिजिनल भाव से कम हो गई है। फिर मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचती है, एक टूटी हुई स्वॉर्ड जो किसी काम की नहीं। वहीं दूसरी ओर आर्यन उस स्वॉर्ड को अपने हाथों में उठाकर देखता है, तभी उसे कुछ महसूस होता है जिसे अच्छे से महसूस कर वो हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है, इसके अंदर तो रियल फायर है। और आगे सोचता है, इस स्वॉर्ड को फिर से कैसे ठीक किया जा सकता है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। आर्यन को उस स्वॉर्ड में दिलचस्पी दिखाते देख वो लड़की उससे कहती है, जनाब लगता है आपको ये स्वॉर्ड बहुत पसंद आई है। उस लड़की की बात सुन आर्यन कहता है, अगर ये ठीक हो जाती है तो अभी भी काम कर सकती है। फिर वो लड़की कहती है, अगर ऐसी बात है तो जनाब हम इसका मूल्य तय कर लेते हैं। आपने हमारे यहाँ से एक पैटर्न पेन भी खरीदा है, जिसे देख मुझे लगता है आपको चीजें परखने की बहुत अच्छी जानकारी है। फिर आगे थोड़ा सोचते हुए कहती है, जैसे कि आपने देखा इसकी हालत अभी थोड़ी खराब है, तो इसकी कीमत बस 1000 क्रिस्टल स्टोन है। उसकी बात सुन आर्यन उसको क्रिस्टल स्टोन की पोटली देते हुए बोलता है, मिस इसमें 900 क्रिस्टल स्टोन है, मुझे आशा है आप मुझे थोड़ा डिस्काउंट तो दे ही देंगी। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। आर्यन की बात सुन वो लड़की उसको बोलती है, जनाब अगर आपके पास क्रिस्टल स्टोन नहीं है तो आप इसकी कीमत किसी और चीज को देकर भी चुका सकते हैं। उस लड़की की बात सुन आर्यन अपने कपड़ों को झाड़ते हुए कहता है, मिस मैं थोड़ा जल्दी में आया था और अपने साथ किसी और कीमती सामान को नहीं लाया। आर्यन की बात सुन वो लड़की उसके करीब आती है और उसके फीनिक्स लॉकेट को बड़े प्यार से छूती है। उसके छूते ही वो लॉकेट कांपने लगता है और आर्यन के हाथ में पकड़ी स्वॉर्ड भी जोर जोर से हिलने लगती है, जिसमें से दहकती हुई आग निकलती है। उसका ये रिएक्शन देख वो लड़की आर्यन से पीछे हटकर कहती है, जनाब अब आप मुझे डरा रहे हैं। और मन में सोचती है,
लगता है इसको पता लग गया कि मैं उस लॉकेट को लेना चाहती थी। लेकिन उस लड़की के विचारों से अनजान आर्यन उससे माफी मांगते हुए कहता है, मिस मुझे माफ करना, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा ब्लड लाइन और बहते हुए इस स्वॉर्ड में आ गया। आर्यन की बात सुन वो लड़की मन ही मन सोचती है, अफवाहों के मुताबिक सिंह क्लान का ये लड़का एकदम नाकारा है, फिर इसके पास इतना खतरनाक ब्लड लाइन और कैसे हो सकता है। वहीं आर्यन भी मन ही मन सोच रहा होता है, लगता है स्पिरिचुअल पैटर्न एक स्वॉर्ड में रियल फ्लेम्स को इकट्ठा कर सकता है। फिर वो अपने स्पिरिचुअल फीनिक्स पैटर्न को यूज करते हुए उस स्वॉर्ड में रियल फ्लेम्स को एक्टिवेट करता है, जिसके एक्टिवेट होते ही वो स्वॉर्ड रियल फ्लेम्स से चमकने लगती है और आर्यन अब उस स्वॉर्ड को चारों ओर घुमाने लगता है, जिसकी वजह से उस हॉल में कंपन पैदा हो जाती है। आर्यन की ऐसी पावर्स को देख वो लड़की मन ही मन सोचने लगती है, ऐसी दिल दहलाने वाली पावर्स किसी ऐसे इंसान के पास नहीं हो सकती जिसकी मार्शल स्पिरिट नष्ट हो चुकी हो, और वो लॉकेट भी। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। फिर आगे सोचती हैं, ये इंसान काफी दिलचस्प बनता जा रहा है। आर्यन भी अब स्वॉर्ड को लाते हुए उसी लड़की के पास आता है, जिसे आता देख वो लड़की उससे मुस्कुराते हुए कहती है, जनाब आप मुझे ऐसे मत डराओ, मैं जिन 100 क्रिस्टल स्टोन की बात कर रही थी उन्हें आप हमारी दोस्ती का तोहफा समझकर रख लीजिए, और आज से ये स्वॉर्ड आपकी हुई। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। आर्यन उसकी बात सुन मन ही मन खुश होते हुए सोच रहा था, अब मैं इस स्वॉर्ड की रियल फायर की वजह से 9 पाथ ऑफ निर्वाणा टेक्निक सीख सकता हूँ। और उस लड़की को शुक्रिया बोलता है। आर्यन शुक्रिया बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक नौजवान लड़का आता दिखाई देता है, जो अपने हाथ में एक चाकू को सहलाते हुए आ रहा था और उसके बगल में उसके 2 चमचे भी चल रहे थे। फिर वो आर्यन को देख मजाकिया ढंग में कहता है, मिस माया, ये तो सिंह क्लान का वही महान लड़का है ना, जिसका नाम आर्यन सिंह है। हाँ, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रॉयल हॉल की मालकिन माया थी। फिर डैनी के बगल में चलता हुआ एक लड़का भी मजाक उड़ाते हुए कहता है, हाँ जनाब, ये तो वही महान इंसान है जिसकी मार्शल सॉल्ट चोरी हो चुकी है और अब वो बस एक कचरा बनकर रह गया है। उन लोगों को देख माया मन ही मन सोचती है, ये तो डैनी चंद्रेश है, रोमानिया शहर के 3 सबसे बड़े क्लान में से एक चंद्रेश क्लान के एल्डर का बेटा। पिछले ही महीने इन दोनों चंद्रेश और सिंह क्लान के बीच कुछ अनबन हो गई थी, जिसकी वजह से इनके रिश्ते कुछ अच्छे नहीं हैं। वहीं डैनी चंद्रेश भी मन ही मन सोचता है, अच्छा ये है आर्यन सिंह, जिसके पास मार्शल आर्ट सीक्रेट मेथड्स है। डैनी ये सब सोच ही रहा था कि उसके साथ आया एक मोटा लड़का आर्यन के हाथ में स्वॉर्ड को देख हंसते हुए कहता है, हाँ, एक बेकार इंसान बेकार की स्वॉर्ड को खरीद रहा है। लेकिन आर्यन तो उनकी बात अनसुनी कर वहां से जाने लगता है, जिसे जाते देख डैनी की नजर भी उसकी स्वॉर्ड पर जाती है और वो हैरान होते हुए सोचता है, ये तो बहुत अजीब है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इसके अंदर फायर एलिमेंट हो, और अगर है तो इसे ठीक करने के बाद ये एक बेहतर स्वॉर्ड बन सकती है। आर्यन उन लोगों को रास्ते से हटाते हुए जाने लगता है, जिसे जाते देख डैनी कहता है, तुम यहाँ से जा सकते हो, पर वो स्वॉर्ड हमें देकर। आर्यन फिर पीछे मुड़कर बिना किसी भाव के कहता है, स्वॉर्ड तुम्हें दे दूं, वो भला किस लिए? उसकी बात सुन डैनी अपने हाथ मसलते हुए कहता है, अबे वो तुझे चुपचाप देता है या फिर मुझे अपनी ताकत के बल जबरदस्ती लेनी होगी। आर्यन भी अपनी बो सिकोड़ते हुए कहता है, जबरदस्ती तो मैं अपना किसी को एक बल ना दूं, तुम्हें अपनी स्वॉर्ड दे दूं। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। उन दोनों को यूं बहस करता देख मिस माया उन दोनों के बीच आकर कहती है, जनाब आप दोनों को बता दूं, ये रॉयल हॉल है, हम यहाँ किसी को लड़ने की इजाजत नहीं दे सकते। मुझे आशा है आप दोनों मेरी बात समझेंगे। डैनी फिर आर्यन का मजाक उड़ाते और हंसते हुए कहता है, अब क्या करे, अगर आप जैसी खूबसूरत लड़की उसकी रक्षा करना चाहती है तो मेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो इसे कुछ करूं। क्या डैनी रॉयल हॉल से चुपचाप निकल जाएगा या फिर करेगा आर्यन की और बेइज्जती? क्या आर्यन अपनी बेइज्जती सुन चुप रहेगा या फिर देगा डैनी को सजा? क्या होगा आखिर इस कहानी का अंजाम? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ। डैनी के साथ आया एक लड़का हंसते हुए बोलता है, मुझे लगता है इसीलिए इसकी मंगेतर इसे छोड़कर चली गई। छोड़कर ही नहीं बल्कि वो तो इसकी मार्शल सॉल्ट चुरा कर भी ले गई। उस लड़के की ये बात सुन आर्यन गुस्से में दांत भींचते हुए उसकी ओर आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, जल्दी ही नरक लोक जाना चाहते हो। माया आर्यन को मुस्कुराते हुए शांत कराने के भाव से कहती है, जनाब आर्यन आप उन्हें नजरअंदाज करो। आर्यन भी उसको सम्मान देते हुए कहता है, शुक्रिया मिस माया, पर इस परेशानी को मैं खुद संभाल लूंगा। इन लंगूरों की इतनी हिम्मत कहाँ जो मुझे कुछ कर सके। फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ते हुए डैनी से कहता है, अगर सच में तुम्हें ये स्वॉर्ड चाहिए तो दिखाओ अपनी हिम्मत और लेके दिखाओ मुझसे। अगर हिम्मत नहीं है तो दफा हो जाओ मेरे सामने से।
दफा होने की बात सुन डैनी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आर्यन को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। लेकिन आर्यन भी कोई दूध का तो धुला नहीं था जो उन लोगों की इतनी बातें सुन उन्हें माफ कर दे, इसलिए डैनी को सबक सिखाने के लिए वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। आर्यन को अपना चैलेंज एक्सेप्ट करता देख डैनी हंसने लगता है और कहता है, अब आएगा ना मजा, काफी दिन से किसी को सबक नहीं सिखाया, इस बहाने मेरे हाथों की खुजली भी मिट जाएगी। उन दोनों को हॉल में ही फाइट के लिए तैयार होते देख माया कहती है, ये रॉयल हॉल है, तुम लोग यहाँ मुकाबला नहीं कर सकते, यही पास में एक फाइट अरेना है, वहां जाओ। फिर वो लोग रॉयल हॉल से निकल जाते हैं। उन्हें जाता देख माया मन में सोचती है, डैनी तो जीनियन रेल्म में पीक पर है और स्पिरिट रेल्म से लगभग आधा कदम दूर, जिसने अपनी मार्शल सॉल भी जागृत करी हुई है। रही बात आर्यन की, उसके मार्शल सॉल चोरी होने से पहले भी वो बस एक ब्लड क्लॉटिंग रेल्म का योद्धा था, फिर आर्यन का तो जीतने का कोई सवाल ही नहीं। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। कुछ देर बाद वो दोनों फाइट अरेना में होते हैं। उनकी फाइट देखने के लिए वहां बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। डैनी फिर आर्यन से कहता है, अगर तुम मुझे वो स्वॉर्ड और मार्शल आर्ट सीक्रेट मेथड्स दे देते हो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। डैनी की बात सुन आर्यन बिना किसी भाव के कहता है, अगर अब तुम्हारी बकबक बंद हो गई हो तो फाइट शुरू करे। फाइट शुरू होते ही डैनी अपनी मार्शल सॉल रिलीज करता है। उसकी मार्शल सॉल एक 50 फुट लंबा रेड स्केल पाइथन था, जिसे देख आर्यन सोचने लगता है, ये तो चंद्रेश क्लान की एक यूनिक मार्शल सॉल है। वही दूसरी ओर डैनी फिर एक लाल रंग की स्वॉर्ड निकालता है जिसका नाम रेड गोल्ड स्वॉर्ड था। उसकी इस स्वॉर्ड को देख वहां जमा लोग हैरानी भरी आवाज में कहते हैं, सेमीकोलन, ये तो एक मिस्टीरियस रैंक स्वॉर्ड है, पता नहीं इसके सामने आर्यन कब तक टिक पाएगा। वही दूसरी तरफ आर्यन सोचने लगता है, वाह क्या बात है, इस डैनी के पास तो एक 3rd लेवल मार्शल सॉल और एक मिस्टीरियस स्वॉर्ड भी है, इससे फाइट करने में मजा आएगा। और फिर वो अपनी वही टूटी हुई स्वॉर्ड को निकालता है जो उसने थोड़ी देर पहले खरीदी थी, जिसे देख वहां खड़े लोग उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं, हा, ये क्या फाइट करेगा, इसके पास तो कोई धन की स्वॉर्ड तक नहीं है। वही माया भी उस स्वॉर्ड को देखते हुए सोचती है, मुझे डर है शायद ही ये इस स्वॉर्ड की एनर्जी को संभाल पाए। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। डैनी भी आर्यन के हाथ में उस टूटी हुई स्वॉर्ड को देख हंसते हुए कहता है, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो आज मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। फिर अपने रेड स्केल पाइथन से आर्यन पर अटैक कर देता है। उस रेड स्केल पाइथन को देख माया आर्यन की ओर देखते हुए सोचती है, ये चंद्रेश क्लान की एक ताकतवर मार्शल सॉल है, पता नहीं आर्यन इससे बच भी पाएगा या नहीं। वही आर्यन भी उस रेड स्केल पाइथन के अटैक को अपनी ओर आता देख अपने स्वॉर्ड सॉल पैटर्न को एक्टिवेट करता है, जिसके एक्टिवेट होते ही आर्यन के माथे पर कुछ पल के लिए स्वॉर्ड पैटर्न दिखता है, पर उन कुछ पलों में ही माया उस पैटर्न को देख लेती है, जिसे देख वो हैरान रह जाती है, पर वो चुप रहती है। वही दूसरी ओर जैसे ही वो लाल रंग का पायथन आर्यन के करीब आता है, वो उसके स्वॉर्ड से 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन 2 टुकड़े होते ही उस पायथन के शरीर से आग निकलती है जो सीधे जाकर आर्यन से टकराती है। उस आग की कुछ चिंगारी तो वहां खड़े लोगों को भी जाकर लगती है। डैनी के इस अटैक को देख वो सारे लोग अरेना से दूर होने लगते हैं और आपस में बात करने लगते हैं, ये कितना खतरनाक अटैक था, हम तो बाल बाल बचे। तभी एक बूढ़ा आदमी माया के बगल में आकर खड़ा होता है और आर्यन की तारीफ करते हुए कहता है, क्या कमाल की टेक्निक है, बस एक स्वॉर्ड की मदद से मार्शल सॉल के अटैक को विफल कर दिया। उस बूढ़े व्यक्ति को देख माया पूछती है, क्या ऐसा मुमकिन है जिसकी मार्शल सॉल चोरी हो चुकी हो उसके पास स्वॉर्ड पैटर्न हो। माया की बात सुन वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वही अरेना में डैनी मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसते हुए कहता है, मैंने सोचा नहीं था तुम मेरी इस टेक्निक से बच जाओगे, चलो कोई ना, अब मेरी दूसरी टेक्निक देखो, क्योंकि उसके बाद शायद ही कोई और टेक्निक देख पाओ। फिर डैनी अपनी दूसरी टेक्निक यूज करता है, जिसमें इस बार 2 रेड स्केल पाइथन निकलते हैं और वो उनसे आर्यन पर अटैक कर देता है। वो दोनों पाइथन आर्यन के चारों ओर गोल गोल घूमने लगते हैं। इस वक्त उनके शरीर से खतरनाक आग निकल रही थी। आर्यन को उन दोनों पाइथन के बीच फंसा देख डैनी पागलों की तरह जोर जोर से हंसते हुए कहता है, अब मरो। ऐसे ही तड़प तड़प के डैनी को इतना बेफिक्र और पागलों की तरह हंसता देख आर्यन उससे कहता है, डैनी तुम अपने होश खो बैठे हो क्या, इस अटैक की वजह से यहाँ और लोग भी घायल हो सकते हैं। लेकिन डैनी पर कुछ फर्क पड़ता ना देख आर्यन भी अपना अटैक 3 धारी तूफान का यूज करते हुए कहता है। 3 धारी तूफान का पहला पड़ाव, तेज धार हवा। तभी वहां बहुत सारी तेज धार तलवारें उन दोनों पायथन पर अटैक करती है, जिनके लगते ही वो दोनों चिंगारने लगते हैं। फिर आर्यन हवा में उड़ते और स्वॉर्ड लहराते हुए कहता है,
तीन धारी तूफान का दूसरा पड़ाव, हवा का धमाका, जिसके करते ही वो दोनों पाइथन हवा में जाकर फट जाते हैं, लेकिन उनके फटने से चारों ओर आग बरसने लगती है। उस आग से बचने के लिए आर्यन अपनी मार्शल सॉल फीनिक्स बर्ड को बुलाता है। उस विशालकाय बर्ड को देख वहां सारे दर्शक और माया दंग रह जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन के पास अभी भी एक और मार्शल सॉल है। आर्यन फिर अपनी स्वॉर्ड को हाथ में पकड़े डैनी पर अटैक करते हुए कहता है, तीन धारी तूफान का तीसरा पड़ाव, तूफानी चक्र, जिसके करते ही डैनी के चारों ओर तेज धार हवाएं चलने लगती है, जिनकी वजह से डैनी के कपड़े फटने लगते हैं। पर डैनी हार नहीं मानता है और वो अपना आखिरी अटैक करता है, जिसके करते ही वहां 5 पायथन आते हैं और वो पांचों एक होते हुए बड़े विशालकाय पायथन में बदल जाते हैं। उस विशालकाय पायथन को देख आर्यन स्वॉर्ड से रियल फायर को रिलीज करता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर अटैक करता है, जिसमें फीनिक्स बर्ड भी पायथन पर अटैक करता है। उन दोनों के टकराने से वहां चारों ओर कंपन पैदा हो जाती है, जिसे देख वहां खड़े लोग कहते हैं, इतनी भयानक पावर्स, अगर हम वहां अरेना में होते तो हमारे हजारों टुकड़े हो चुके होते। वहीं दूसरी ओर अरेना में फीनिक्स बर्ड उस पायथन पर भारी पड़ रहा था। थोड़ी देर तक आपस में टकराने के बाद वहां जोर से फटने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वहां बस फीनिक्स बर्ड उड़ता दिखाई पड़ता है। तभी अचानक से सभी को डैनी के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो दर्द से अपना सिर पकड़े चिल्ला रहा था। कुछ देर चिल्लाने के बाद वो बेहोश हो जाता है। उसे बेहोश होते देख आर्यन कहता है, आखिर ये फाइट खत्म हुई। इस वक्त आर्यन भी काफी हाफ रहा था, क्योंकि उसने अपनी पूरी एनर्जी यूज कर उस स्वॉर्ड से रियल फायर का इस्तेमाल किया था। डैनी को बेहोश देख उसके साथ आए लड़के कहते हैं, इसने तो मास्टर की मार्शल आर्ट सॉल ही नष्ट कर दी, अब हम एल्डर से क्या कहेंगे। उन दोनों को ऐसे घबराते देख वहां खड़े लोग कहते हैं, अगर आर्यन ऐसा नहीं करता तो आज हम भी घायल हो सकते थे। डैनी बेकाबू हो गया था। आर्यन ने उसको सबक सिखाकर अच्छा किया। दूसरी ओर आर्यन को देखते हुए वो बूढ़ा व्यक्ति माया से कहता है, इस लड़के के पास वाकई काबिलियत है, इसने उस टूटी हुई स्वॉर्ड का यूज कर रियल फायर का इस्तेमाल किया है। जिसे सुन माया हैरान होते हुए उस बूढ़े व्यक्ति से कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो टूटी हुई स्वॉर्ड तो किसी काम की नहीं थी, इसलिए मैंने उसको इतने कम दाम में बेचा था। माया की बात सुन वो बूढ़ा व्यक्ति बिना किसी भाव के कहता है, हो सकता है उस स्वॉर्ड की रियल फायर कभी खत्म ही ना हुई है, क्योंकि इससे पहले उसको किसी ने एक्टिवेट ही नहीं किया। फिर आगे बोलते हुए कहता है, सच में इस लड़के पास अद्भुत पावर्स है, जिन्हें इसने सबसे छुपाया है। फिर माया भी आर्यन को देखते हुए मन ही मन कहती है, इस लड़के की पावर सच में डरावनी है, मुझे डर है आगे कुछ अनहोनी होने वाली है। क्या अनहोनी होने वाली है आगे? क्या आर्यन की फीनिक्स मार्शल सॉल के बारे में सब जान जाएंगे? क्या आर्यन तीनों फायर को ढूंढ पाएगा? और क्या होगा आखिर इस कहानी का अंजाम? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ। आर्यन वहीं अरेना में बेहोश पड़े डैनी को देख मन ही मन सोचता है, इसकी ये हालत इसके बुरे कर्मों का फल है। अगर आप किसी के बारे में कुछ बुरा सोचेंगे तो आपको भी एक ना एक दिन वो बुराई का फल चखना पड़ेगा। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। तभी वह डैनी के साथ आए लड़के अरेना में आते हैं। अपने यंग मास्टर की ऐसी हालत देख वो आर्यन से चिल्ला कर कहते हैं, तुमने ये अच्छा नहीं किया जो तुमने हमारे यंग मास्टर की ये हालत की, इसका बदला हमारी चंद्रेश फैमिली तुमसे लेकर रहेगी। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो दोनों फिर डैनी को देखने लगते हैं कि वो जिंदा भी या नहीं। आर्यन भी चंद्रेश फैमिली का नाम सुन सोचता है, वैसे इस वाक्य के बाद चंद्रेश फैमिली मुझे इतनी आसानी से जाने तो नहीं देगी। वहीं भीड़ में जमा लोग भी अफसोस करते हुए कहने लगते हैं, अब पता नहीं चंद्रेश फैमिली इस लड़के के साथ क्या करेगी। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इसमें आर्यन की कोई गलती नहीं है, डैनी ने ही उसको पहले फाइट के लिए उकसाया था। उसने तो बस एक फेयर फाइट की जिसमें डैनी की हार हुई, इसमें भला किया गलत बात है। मिस माया उस बूढ़े व्यक्ति से कहती है। माया की बात सुन वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, फाइट तो फेयर थी पर चंद्रेश फैमिली ये नहीं देखेगी, खासकर डैनी की माँ चंद्रावती। वो चंद्रेश फैमिली में एक खास ओहदा रखती है और वो मार्शल टेम्पल से भी खास ताल्लुक रखती है, जिसमें मार्शल टेम्पल भी उनका ही साथ देगा। ये बातें सुन माया कहती है, फिर एक काम करो, इस लड़के को आप सही सलामत इसके घर तक पहुंचाओ, उसे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो बूढ़ा व्यक्ति माया की ये बातें सुन हैरान होते हुए कहता है, मिस माया, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप बस उस लड़के की सलामती चाहती है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए हम बस यहाँ उन एंशिएंट रूइंस के लिए आए हैं, हमें इन दोनों क्लानों के लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। अंकल वासुदेव। हाँ, उस बूढ़े व्यक्ति का नाम वासुदेव था जो माया के बगल में खड़ा था। फिर माया वासुदेव से आगे कहती है,
आप बेफिक्र रहिए, इस फाइट के नतीजे का असर तीनों बड़े क्लान्स पर होगा। काले बादल जल्द ही पूरे शहर में छाने वाले हैं, हवाओं का रुख बदलने वाला है। अब देखते हैं आगे क्या होगा इस रोमानिया शहर में। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। फिर थोड़ा और सोचते हुए मन में कहती हैं, मुझे आशा है ये लड़का आगे जाकर मेरी काफी मदद करेगा। फिर वो मुस्कुराते हुए आर्यन की ओर देखने लगती है। वही वासुदेव भी वहां से गायब हो जाते हैं। दूसरी ओर आर्यन अभी भी वही अरेना के पास खड़ा था और वो मन में ही सोच रहा होता है कि डैनी की कल्टीवेशन खत्म हो चुकी है। चंद्रेश फैमिली इस मामले को इतनी आसानी से नहीं जाने देगी और बिना सच्चाई पता करे वो इस चीज का बदला लेने किसी न किसी को सिंक्लान जरूर भेजेंगे। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। फिर अपनी मुट्ठी कसते हुए कहता है, मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ये प्रॉब्लम मेरी है तो मैं इसमें सिंक्लान को नहीं पड़ने दे सकता। मुझे यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। वो अरेना से निकलने की सोच ही रहा था कि तभी उसे एक सफेद रंग का विशालकाय पंछी उसी के पास आता दिखाई देता है, जिसके ऊपर वासुदेव जी बैठे थे। उन्हें देख आर्यन उनसे पूछता है, आप कौन है? जिसका उत्तर देते हुए वासुदेव जी कहते हैं, मेरी यंग लेडी ने आपको एक राइड देने को बोला है। यंग लेडी। इतना कह वो मिस माया की ओर देखने लगता है, जिसे अपनी ओर देखता पाकर माया हाँ में सिर हिला देती है। फिर आर्यन उसे शुक्रिया कहता है और उस पंछी पर बैठ वासुदेव जी के साथ वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद वो आसमान में उड़ते हुए अपने घर पहुंचता है और फिर वासुदेव जी को उसे छोड़ने के लिए शुक्रिया बोलता है। जिसे शुक्रिया करते देख वासुदेव जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, लड़के, ये बूढ़ा आदमी तुम्हारे बारे में और जानने के लिए बड़ा उत्सुक है। फिर वहां से दोबारा मिलने की कह उड़कर निकल जाते हैं। वासुदेव के वहां से जाने के बाद आर्यन खुद से ही कहता है, मुझे डर है चंद्रेश क्लान आजकल में बदला लेने सिंह क्लान जरूर आएंगे। इससे पहले वो यहाँ आए मुझे और ताकतवर बनना होगा। इतना कह वो अपने कमरे में चला जाता है और वहां जाकर कल्टीवेट करने बैठ जाता है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल उसके अंदर की रियल फायर को एक्टिवेट करता है, जिसके एक्टिवेट होते ही आर्यन का शरीर किसी भट्टी में रखे हुए तंदूर की तरह जलने लगता है। पर उसकी तपिश को सहन करते हुए आर्यन कहता है, ये तो फीनिक्स फ्लेम्स से भी 10 गुना ज्यादा गर्म है, पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये सहना ही होगा। फिर वो निर्वाणा टेक्निक का यूज करते हुए रियल फायर को अपने फीनिक्स बर्ड से मिलाने लगता है, परंतु कुछ वक्त गुजर जाने के बाद भी वो दोनों आपस में नहीं मिलते हैं। तो आर्यन अपना ब्लड ऑरा भी उनके साथ मिलाने लगता है। कुछ देर ऐसे ही ब्लड ऑरा को मिलाने के बाद आखिरकार वो रियल फायर फीनिक्स बर्ड के साथ मिलकर एक हो जाती है, जिसके मिलते ही फीनिक्स बर्ड की फ्लेम्स और भी खतरनाक हो जाती है। आर्यन अभी भी कल्टीवेशन की मुद्रा में ही था और इस बार वो फीनिक्स फ्लेम्स को अपने शरीर से एक करने लगता है। फीनिक्स फ्लेम्स जैसे ही उसके शरीर में बहने लगती है, उसका पूरा शरीर जलने लगता है। इस वक्त उसको बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उस दर्द को सहन करते हुए आर्यन अपनी कल्टीवेशन जारी रखता है। ऐसे ही कल्टीवेशन करते हुए उसे कुछ दिन बीत जाते हैं। लगभग 7 दिनों बाद उसकी आंखें धीरे से खुलती है। इस वक्त उसने फीनिक्स फ्लेम्स को पूरी तरह से अपने शरीर से एक कर लिया था। फिर अपने हाथ में फायर जलाते हुए कहता है, आखिरकार फीनिक्स फ्लेम्स ने निर्वाणा फायर का रूप ले ही लिया, पर ये अभी भी अपनी शुरुआती स्टेज पर है। मुझे निर्वाणा टेक्निक को जल्दी सीखना होगा, जिससे निर्वाणा फायर अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच सके। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना सोच फिर वो अपने फीनिक्स लॉकेट पर ध्यान केंद्रित करता है और अगले ही पल वो बेरियल प्लेस में पहुंच जाता है। वहां उसे अमीरा दिखती है। उसे देख वो कहता है, सिनिया, मुझे माफ करना, पर मैं थोड़ा जल्दी में आया था, इसलिए आपके लिए कुछ खाने के लिए नहीं ला पाया। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। आर्यन को माफी मांगते देख और कुछ महसूस करते हुए अमीरा उससे कहती है, मुझे महसूस हो रहा है कि अब तुम निर्वाणा फायर यूज कर सकते हो। कोष्टक, हाँ में सिर हिलाते हुए आर्यन कहता है, जी सीनियर, पर आप मुझे पहले कोई ऐसा तरीका बताओ जिसमें मैं जल्दी से जल्दी टून को रिफाइन कर सकूं। उसकी बात सुन अमीरा उसे समझाते हुए कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, अगर तुम्हें कोई टून रिफाइन करनी है तो तुम्हें पहले उसमें रहने वाली सॉल को नष्ट करना होगा, फिर तुम उसे रिफाइन कर सकते हो। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। सॉल को नष्ट करने की बात सुन आर्यन कहता है, परंतु सीनियर, मेरे पास अभी इतनी ताकत नहीं है जो मैं एक गॉड सॉल को नष्ट कर सकूं। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। तुम चिंता मत करो, हजारों सालों पहले मरे उन गॉड्स की सॉल अब काफी कमजोर हो चुकी है। अब तुम्हारे पास निर्वाणा फायर है, जिसका यूज करके तुम उन सॉल को आसानी से हरा सकते हो। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। अमीरा आर्यन को समझाते हुए कहती है। फिर आर्यन उसकी पूरी बातें समझ वहां से एक पोर्टल जैसे दरवाजे में घुस जाता है। अगले ही पल वो एक टूम के सामने खड़ा दिखाई देता है, जिसे देख वो एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। उस फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही वहां चारों ओर पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं, हवाएं तेज तेज चलने लगती है। अगले ही पल उस टूम से आवाज आती है,
किसकी इतनी हिम्मत जो यहाँ अपनी मौत को दावत देने आया है। ये आवाज उस टूम से निकलती हुई एक बूढ़े व्यक्ति की सॉल की थी, जो इस वक्त गुस्से में दिखाई पड़ रहा था। उस सॉल को देख आर्यन ने कहा, मैं इस गॉड्स बेरियल प्लेस का मालिक हूँ और मैं यहाँ तुम्हें आज प्यूरिफाई करने आया हूँ। फिर आर्यन ज्यादा वक्त न लगाते हुए अपनी निर्वाणा फायर को एक हाथ में जलाता है, जिसके बाद वो उस निर्वाणा फायर का यूज कर उस टूम पर अटैक कर देता है। निर्वाणा फायर एक रस्सी का रूप ले उस बूढ़े व्यक्ति की सॉल को चारों ओर से बांध देती है, जिसके चलते वो बूढ़ा व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और देखते ही देखते वो उस रस्सी को तोड़ देता है, जिसे देख आर्यन काफी हैरान था। रस्सी को तोड़ने के बाद वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए आर्यन से कहता है, बच्चे तुम अभी मुझसे मुकाबला करने लायक नहीं हो, तुमने मेरी सॉल को प्यूरिफाई करने की सोचकर ही बहुत बड़ी गलती कर दी। उसकी बातें सुन आर्यन काफी हैरान था, पर वो उससे डरा नहीं था और उसी हैरानी के चलते वो मन ही मन कहता है, इसकी सॉल तो काफी कमजोर होनी चाहिए और अब तक खत्म हो जानी चाहिए थी। सच में ये एक गॉड सॉल कहलाने लायक है। और फिर वो फीनिक्स फायर को यूज कर एक चक्र बनाता है और उस चक्र से बूढ़े आदमी पर अटैक कर देता है। वो चक्र जैसे ही बूढ़े आदमी के सिर पर जाकर रुकता है, उसमें से बारिश की तरह आग बरसने लगती है, जो सीधा जाकर उस बूढ़े आदमी से टकराती है। उस आग के टकराने से वो बूढ़ा आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुन भी आर्यन अपना अटैक रोकता नहीं है, बल्कि उस चक्र की ताकत और भी बढ़ा देता है। वहीं दूसरी ओर चंद्रेश क्लान एक हॉल में एक बूढ़ा आदमी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था। उस सिंह क्लान की इतनी हिम्मत, जो उनके किसी लड़के ने मेरे पोते की सारी कल्टीवेशन खत्म कर दी, उनको इसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा, वरना हमारी पूरे रोमानिया शहर में क्या इज्जत रह जाएगी। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। वहां उस हॉल में चंद्रेश क्लान के और भी एल्डर्स बैठे हुए थे। वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि चंद्रेश क्लान का लीडर भूपेंद्र चंद्रेश था। फिर भूपेंद्र अपनी लीडर वाली कुर्सी पर बैठते हुए आगे कहता है, यहाँ सभी एल्डर्स मौजूद है, कौन कौन मेरे साथ सिंह क्लान में उस लड़के को ढूंढने चलेगा। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो सभी के जवाब का इंतजार करने लगता है। तभी भूपेंद्र जी की बात सुन एक एल्डर बोलता है, मैं तैयार हूँ, आप बस बताओ कब चलना है, हमें उस लड़के को जिंदा नहीं रहने देना है। क्या भूपेंद्र जी आर्यन से अपने पोते का बदला ले पाएगा? क्या आर्यन उस गोद सॉल को रिफाइन कर पाएगा? और क्या होगा जब आर्यन सॉल रिफाइन कर वापस लौटेगा? क्या होगा आखिर इस कहानी का अंजाम? जानने के लिए बने रह हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ। अभी डैनी घायल है, हम इस चीज का फायदा उठाकर सिंह क्लान पर दबाव बना सकते हैं। जल्दी से 800 एलिट योद्धाओं को तैयार करो और चलो। एक और एल्डर अपनी जगह से उठते हुए कहता है। वहीं दूसरी ओर बेरियल प्लेस में उन सभी की बातों से अनजान आर्यन अभी भी उस टूम को रिफाइन करने में ध्यान लगाए हुए था, परंतु उस बूढ़े आदमी की सॉल अभी भी हार ना मानते हुए जोर जोर से चिल्ला रही थी, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला हूँ। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। उसको अभी भी हार ना मानते देख आर्यन मन ही मन सोचता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही निर्वाणा फायर खत्म हो जाएगी। मेरी ताकत के हिसाब से मैं बस निर्वाणा फायर को 2 मिनट और यूज कर सकता हूँ। तभी उसके कानों में अमिरा की आवाज सुनाई पड़ती है, जो कि सिर्फ आर्यन को ही सुनाई देती है। आर्यन, इसको हराना तुम्हारे लिए कठिनाई भरा काम होगा, क्यों ना तुम इससे बात कर कर देखो, शायद तुम्हारा काम बन जाए। अमिरा की ये बातें सुन वो अपने अटैक को रोक देता है और थोड़ा जोर से लेकिन दमदार आवाज में उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है, हेवनली गॉड, मुझे पता है आपकी सॉल कमजोर हो चुकी है, अब ज्यादा फाइट करने का कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा आप मेरी बात माने। अगर आप मेरी बात मानते हैं तो मैं आपकी जिंदगी बख्श सकता हूँ और आपको फिर से जिंदा कर जीने का एक और मौका दे सकता हूँ। धूर्त लड़के, मैंने कब तुमसे हार मानी और तुम तो मुझे अपनी बात मानने के लिए कह रहे हो। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला, हेवनली गॉड ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उसको अभी भी अपनी बात ना मानता देख आर्यन उससे कहता है, ठीक है, फिर आज मैं तुम्हारी सॉल को प्यूरिफाई करके ही रहूंगा। फीनिक्स फॉर्मेशन एक्टिवेट हो। इतना कह वो अटैक करता है, जिसके अटैक करते ही हेवनली गॉड फीनिक्स फॉर्मेशन के जाल में फंस जाता है और उसमें फंसने के बाद वो उस जाल पर हमला करता है, पर उसके इन हमलों का असर उस जाल पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। कुछ देर ऐसे ही कोशिश करने के बाद वो हार मानते हुए कहता है, ठीक है, अब मैं हार मानता हूँ, पर पहले तुम मुझे इस जाल से बाहर निकालो, वरना मैं इसी में जलकर भस्म हो जाऊंगा। हेवनली गॉड को हार मानते देख आर्यन मन ही मन मुस्कुराते और खुद की तारीफ करते हुए सोचता है, बहुत अच्छे आर्यन, अब तुम पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से इस गॉड स्किल का यूज करने लगे हो, वरना पिछली बार फीनिक्स फॉर्मेशन का यूज करते वक्त टूम प्यूरिफिकेशन रूम में काफी गड़बड़ हो गई थी। इतना सोचने के बाद वो हेवनली गॉड से कहता है,
अब तुमने हार मान ली है तो मैं तुम्हें फिर से जिंदा होने का एक मौका दे सकता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझे अपनी अल्टीमेट टेक्निक देनी होगी। अल्टीमेट टेक्निक तुम्हें दे दूं? हेवनली गॉड ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, अल्टीमेट टेक्निक, उसे लेकर पहले मैं तुम्हारी वफादारी देखना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे वो दे देते हो तो मैं तुम्हें फिर से जिंदा करने के बारे में सोच सकता हूँ, आर्यन हेवनली गॉड से कहता है। इस वक्त आर्यन एक चालाकी भरी मुस्कान अपने चेहरे पर बनाए हुए था, पर उसकी इस चालाकी भरी मुस्कान से अनजान हेवनली गॉड फिर से जिंदा होने की बात से खुश था और इसी खुशी में अपनी उंगली उठाते हुए कहता है, ठीक है, फिर ये लो मेरी सुप्रीम गॉड टेक्निक, ये मेरी सीक्रेट टेक्निक है, ये तुम्हारी सोल को इमोर्टल बना तुम्हें भी इमोर्टलिटी दे सकती है। इतना कह हेवनली गॉड फिर वो टेक्निक आर्यन के दिमाग में भेजने लगता है। सुप्रीम गॉड टेक्निक प्राप्त होते ही आर्यन मन ही मन सोचता है, बहुत बढ़िया, इस टेक्निक में तो मुझे धरती और आसमान का ऑरा महसूस हो रहा है। इस टेक्निक को रिफाइन करने से मेरी सोल अब इमोर्टल बन गई है। आर्यन अभी ये सब सोच ही रहा था कि उसे अमीरा की फिर से आवाज सुनाई देती है। वो उसको समझाते हुए कहती है, इसमें कोई शक नहीं कि ये एक सुप्रीम गॉड टेक्निक है, पर तुम जरा सोचो, ये इतने हजारों सालों से जिंदा है, इसके पास बस एक ही सीक्रेट टेक्निक है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। अमीरा की बातें समझ आर्यन ने चिल्लाते हुए झूठे गुस्से में कहा, तुम बुढ़े आदमी, मुझे पागल समझ रहे हो क्या? मैं तुम्हें एक और आखिरी मौका देता हूँ, अगर तुम्हारे पास अभी भी कोई सीक्रेट बचा हो तो वो तुम मुझे बता सकते हो। जैसे कि फिर थोड़ा अटकते और कुछ सोचते हुए कहता है, हाँ, जैसे कि एक दुश्मन को जल्दी से जल्दी कैसे सप्रेस करे। उसकी बात सुन हेवनली गॉड कंफ्यूज होते हुए कहता है, दुश्मन को जल्दी से जल्दी सुप्रेस करने की टेक्निक। हेवनली गॉड को अपनी बात ना समझता देख आर्यन फिर कोई ऐसी ही झूठी कहानी बनाकर कहने लगता है, हाँ, क्यों नहीं हो सकती ऐसी टेक्निक। फिर अटकते हुए आगे बोलता है, मेरा एक बहुत पुराना दोस्त था, वो जब भी किसी दुश्मन से लड़ता उसे पल भर में हरा देता उसी सीक्रेट टेक्निक का यूज करके, और तुम कह रहे हो ऐसी कोई टेक्निक नहीं होती। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। आर्यन की ये बातें सुन ओविनली गॉड कंफ्यूजन में अपना सिर खुजलाते हुए कहता है, परंतु एक गॉड्स के किंग को, जो कि सारी टून्स को अपने एक इशारे से नष्ट कर सकता है, उसे भला मेरी सीक्रेट टेक्निक क्यों चाहिए। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। उसकी बात का जवाब ना देते हुए आर्यन अपने हाथ फीनिक्स फायर को जलाता है, जिसे देख हेवनली गॉड घबराते हुए बिना किसी सवाल के कहता है, ठीक है, मैं देता हूँ, पर अब मेरे पास बस एक ही सीक्रेट टेक्निक है जिसका नाम हेवनली सोल स्लैश है। इसके एक स्लैश से तुम छुपे हुए दुश्मन की भी सोल को नष्ट कर सकते हो। हैरानी में उसकी बात को दोहराते हुए आर्यन कहता है, हेवनली सोल स्लैश। इसी हैरानी के बीच आर्यन को अमीरा की आवाज सुनाई देती है। ये एक प्राचीन काल की सीक्रेट टेक्निक है जिसे आजकल देखना बहुत ही मुश्किल है। तब तक हेवनली गॉड उस टेक्निक को आर्यन के दिमाग में भेज देता है। उस टेक्निक के मिलते ही आर्यन खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है, फिर मेरा इंतजार करना जब तक मैं इस बेरियल प्लेस के सारे गॉड को सप्रेस ना कर दूं, उसके बाद मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर दूंगा। उसकी बातें सुन हेवनली गॉड मजबूरी भरे भाव से कहता है, शुक्रिया सर। उसका शुक्रिया बिना सुने ही आर्यन वहां से नोट 211 हो जाता है और उस टूल से बाहर आने के बाद वो अमीरा को इधर उधर देखने लगता है। तभी अमीरा उसके पीछे अचानक से किसी भूत की तरह प्रकट होती है, जिसे महसूस कर आर्यन समझ जाता है कि अमीरा उसके पीछे ही है। फिर अमीरा उसके शरीर को पीछे से छूने लगती है। उसकी छूहन को महसूस कर आर्यन थोड़ा असहज हो जाता है। उसको असहज देख अमीरा मुस्कुराने लगती है। फिर उसके शरीर को कुछ देर ऐसे ही छूने के बाद वो कहती है, तुम्हारे शरीर में अभी फीनिक्स फायर है और हेवनली गॉड की दी हुई अल्टीमेट गॉड टेक्निक है, जिनका यूज कर भी तुम अपने से ताकतवर दुश्मन को नहीं हरा सकते। इसलिए तुम्हें इनकी ताकत और बढ़ानी होगी, जिसके लिए तुम्हें और भी हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मुझे आशा है अगली बार तुम और भी ताकतवर बनकर लौटोगे। इतना कह वो वहां से उड़कर जाने लगती है, जिसे जाते देख आर्यन शुक्रिया करते हुए कहता है, शुक्रिया सीनियर, मैं आपकी सारी बातें याद रख अच्छे से मेहनत करूंगा और अगली बार जब मैं आऊंगा तो आपके लिए अच्छा खाना लाऊंगा। फिर वो बेरियल प्लेस से गायब हो वापस अपने कमरे में लौट आता है और अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही सोचने लगता है, अगर हेवनली सोल स्लैश को फीनिक्स फ्लेम्स से मिला दिया जाए तो फिर शायद उसकी ताकत और भी बढ़ जाएगी, इतनी कि उसे देख खुद हेवनली गॉड हैरान हो जाए। मुझे एक बार ये करके देखना चाहिए। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना सोच वो हेवनली सोल स्लैश को फीनिक्स फ्लेम्स के साथ मिलाने के लिए कल्टीवेट करने लगता है। वहीं दूसरी ओर सिंह क्लान के एक सुरक्षा गार्ड को कुछ दूरी से आती अनजान ताकतवर शक्तियां महसूस होती है, जिन्हें महसूस कर वो उस ओर देखने लगता है। कुछ पल बाद उसे सिंह क्लान के दरवाजे पर एक विशालकाय भालू आता दिखाई पड़ता है, जिसके ऊपर एक बूढ़ा आदमी बैठा था।
और उसके पीछे पीछे कुछ एल्डर्स भी अपने अपने भालुओं पर बैठे और उनके पीछे लगभग 800 योद्धाओं का काफिला आता दिखाई पड़ता है। वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि चंद्रेश क्लान का लीडर भूपेंद्र चंद्रेश था। फिर वो अपनी रौबदार आवाज में चिल्लाते हुए कहता है, मैं भूपेंद्र चंद्रेश यहाँ आज आर्यन नाम के लड़के के लिए आया हूँ, चुपचाप उसे मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हारे सिंह क्लान का नामो निशान इस धरती से मिटा दूंगा। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। तभी उसकी धमकी सुन वो सुरक्षा गार्ड घबरा कर वहां से भागते हुए जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर सिंह क्लान के मैन हॉल में ग्रेट एल्डर बहुत गुस्से में था। उसके सामने वही सुरक्षा गार्ड 2 और एल्डर्स के साथ खड़ा हुआ था। फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या चंद्रेश क्लान वो यहाँ सिंह क्लान को तबाह करने आए हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरा एल्डर भी हैरानी भरे स्वर में कहता है। उनको यूं हैरान देख तीसरा एल्डर बोलता है जो कि उसी सुरक्षा गार्ड के साथ खड़ा था, जी क्लान लीडर चंद्रेश क्लान, कुछ घंटों पहले भूपेंद्र जी के पोते को आर्यन ने बुरी तरह जख्मी कर उसकी सारी कल्टीवेशन खत्म कर दी थी। अब वो लोग उसी का बदला लेने यहाँ आए हैं। आर्यन का जिक्र सुन ग्रेट एल्डर को गुस्सा आ जाता है क्योंकि आर्यन की वजह से हुई उसकी बेइज्जती वो अभी तक नहीं भूला था और उसने उसी गुस्से के चलते उस एल्डर से कहा, जाओ जल्दी जाकर उस छोटे ठग को बुला कर लाओ और साथ में क्लान लीडर को भी बुला कर लाना। देखते हैं वो इस मामले से कैसे निपटते हैं और उस छोटे ठग को कैसे बचाते हैं। क्या आर्यन बच पाएगा चंद्रेश क्लान के लोगों से? क्या दादाजी इस बार भी बचाने आएंगे आर्यन को, या फिर भूपेंद्र की धमकी सुन वो आर्यन को उन्हें सौंप देंगे? आखिर क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ। ग्रेट एल्डर की बात सुन वो सुरक्षा गार्ड आर्यन को लेने वहां से तुरंत बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद आर्यन के घर का दरवाजा जोर से टूटता है। दरवाजा जोर से तोड़ने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि डेविड सिंह था, जिसके साथ कुछ सैनिक भी थे। वो अब ठीक हो चुका था क्योंकि उसके पिताजी ने बहुत सारी जड़ी बूटियां उसकी हालत ठीक करने पर खर्च की थी, पर आर्यन से फाइट करने के दौरान उसकी सारी कल्टीवेशन खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो आर्यन को पकड़कर बदला लेने के इरादे से वहां आया था। फिर अपने साथ आए सैनिकों को इशारा कर उसे पकड़ने को कहता है। आर्यन को पता था ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए वो भी चुपचाप उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर कुछ देर बाद आर्यन मैन हॉल में होता है जहां डेविड उसके पीछे से पैर पर अपने पैर से वार करता है, जिसकी वजह से आर्यन वही घुटनों के बल बैठ जाता है। ऐसा कर डेविड मुस्कुराने लगता है, लेकिन उसकी इस हरकत के बावजूद भी आर्यन चुप रहता है। फिर आर्यन को देख ग्रेट एल्डर उससे कहता है, क्या तुमने चंद्रेश क्लान के डैनी चंद्रेश को घायल किया था, जिसकी वजह से उसकी मार्शल सॉल नष्ट हो गई? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। ग्रेट एल्डर की बात सुन बिना किसी भाव के आर्यन ने उसका जवाब देते हुए कहा, जी ग्रेट एल्डर, परंतु मैंने उसे घायल लाइफ एंड डेथ अरेना में किया था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उसकी जगह मेरी ऐसी हालत होती और मैं अपनी कल्टीवेशन खत्म कर चुका होता। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। आर्यन की बात को अनसुना कर और उसी को जिम्मेवार ठहराते हुए ग्रेट एल्डर गुस्से भरी आवाज में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? आर्यन, तुम फैमिली हेड के पोते हो, तुम्हें सबके लिए रोल मॉडल बनना चाहिए। इसके बजाय तुम उल्टा फैमिली के लिए नई नई मुसीबतें इकट्ठा करते फिर रहे हो। तुम सिंह फैमिली में एक गंदे धब्बे के सिवाय और कुछ नहीं हो। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। तभी ग्रेट एल्डर की बातों में और घी डालते हुए एक और एल्डर ने कहा, इसे तो सिंह फैमिली से बाहर निकाल देना चाहिए। इसे तो बहुत पहले ही सिंह फैमिली से बाहर निकाल देना चाहिए था। एक तीसरा एल्डर अपनी जगह से उठते हुए कहता है। उन सभी की बात सुन आर्यन ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, एल्डर्स को सही जवाब नहीं बल्कि अपने रिश्ते सही से निभाने आते हैं, ये बहुत दुखद भरी बात है। कोष्टक। फिर ग्रेट एल्डर आर्यन का जवाब देते हुए कहते हैं, उन्हें आर्यन कभी पसंद था ही नहीं, इसलिए वो उसकी कोई बात सुन ही नहीं रहे थे। तुमने हमेशा गलत काम किए हैं और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी सुरक्षा करें, ये जानते हुए भी कि इस बार भी गलती तुम्हारी है। ये मत सोचना कि तुम्हारे दादाजी क्लान के लीडर हैं तो तुम कुछ भी कर सकते हो। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। ग्रेट एल्डर किसी भी तरह आर्यन को जिम्मेवार ठहराने चाहते थे। तभी हॉल के दरवाजे को खोलते हुए एक सैनिक हांफते हुए आता है। बहुत बुरा हुआ ग्रेट एल्डर, चंद्रेश फैमिली के लीडर चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आर्यन को उन्हें सौंप दे, वरना वो हमारे सिंह क्लान पर हमला कर देंगे। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। उस सैनिक की बात सुन ग्रेट एल्डर हड़बड़ाते हुए कहता है, क्लान लीडर कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं आए? उन्हें बुलाने कोई गया कि नहीं? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। ग्रेट एल्डर को हड़बड़ाते देख डैनी के दादाजी ने कहा, मेरे हिसाब से हमें आर्यन को उन्हें सौंप देना चाहिए, तभी जाकर भूपेंद्र जी का गुस्सा शांत होगा। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। फिर उसकी बात सुन ग्रेट एल्डर आर्यन को देख गहराई से सोचने लगता है। कुछ देर ऐसे ही सोचने के बाद उसने सैनिकों से कहा,
सैनिकों, जल्दी करो, आर्यन को पकड़कर चंद्रेश फैमिली के हवाले कर दो। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। अपने सौंपे जाने की बात सुन आर्यन एकदम शांत लहजे में कहता है। इस वक्त उसके चेहरे के भाव को देख कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो क्या सोच रहा होगा। बिना किसी की बात सुन उन पर नतीजा निकाल दुश्मन के डर से उसका सेक्रीफाइस कर देना, ये किसी महान क्लान के महान ग्रेट एल्डर का काम नहीं हो सकता। तुम सच में ग्रेट एल्डर के नाम पर एक धब्बा हो। तुम सभी लोग कमजोर और डरपोक हो। आर्यन को अपनी बेइज्जती करता सुन ग्रेट एल्डर गुस्से में अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है। वो इस वक्त चलते हुए आर्यन की ही ओर आ रहा था। मैं भी आज तुम्हें दिखाता हूँ, बिना क्लान की सुरक्षा के तुम कुछ नहीं कर सकते। उसकी ये बातें सुन आर्यन ने अपने हाथ की मुट्ठियां कसते और अपने जबड़े भींचते हुए गुस्से भरी आवाज में कहा, अगर तुम इसे सुरक्षा कहते हो तो मुझे ये नहीं चाहिए। आज अगर किसी ने मुझे दबाने की कोशिश की तो मुझसे मत कहना कि मैं इतना बेरहम क्यों हूँ। आर्यन की धमकी भरी बातें सुन ग्रेट एल्डर ने हंसते हुए कहा, अच्छा ये बात है, चलो फिर दिखाओ तुम क्या करने लायक हो। इतना कह वो अपना ऑरा रिलीज करने लगता है और उसके साथ साथ सारे एल्डर भी अपना ऑरा रिलीज करते हुए आर्यन पर हमले के लिए तैयार थे। उन सभी एल्डर्स को अपने ऊपर हमला करने के लिए तैयार देख आर्यन अभी भी कहीं से घबराया या फिर डरा हुआ नजर नहीं आ रहा था। वो तो बस शांत मन से सोच रहा था कि ये सभी सातों एल्डर्स स्पिरिट रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट है और मैं बस गॉड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके भी इनको कुछ पल के लिए ही रोक सकता हूँ। हराना तो लगभग नामुमकिन है। अभी आर्यन ये बातें सोच ही रहा था कि तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन सभी दरवाजे की ओर देखने लगते हैं। अगर वो लायक नहीं है तो फिर इस बूढ़े आदमी के बारे में क्या ख्याल है कि मैं लायक हूँ या नहीं। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि भावेश सिंह जी की थी, जो दरवाजे से एकदम किसी शेर की तरह चलते हुए आ रहे थे। उन्हें देख आर्यन खुशी में कहता है, दादाजी। वहीं दूसरी ओर भावेश जी को देख सारे एल्डर्स को पसीना आने लगता है और वो सभी लोग घबराते हुए अपनी अपनी जगह से एक कदम पीछे हट जाते हैं। फिर भावेश जी ग्रेट एल्डर के पास आकर रुकते हैं, जिसे देख ग्रेट एल्डर घबराते और माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो क्लान लीडर, परंतु आर्यन ने चंद्रेश क्लान के लीडर के पोते को बुरी तरह से घायल कर उसकी मार्शल स्पिरिट नष्ट कर दी थी। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। फिर ढोंगी बनते हुए आगे बोलता है, इसका बदला लेने वो लोग 800 एलीट सैनिकों को साथ लेकर यहाँ आए हैं। अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो वो लोग हमारे सिंह क्लान पर हमला कर देंगे। मैं तो बस आर्यन को उनके पास ले जाकर गलतफहमी दूर करना चाहता था। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। उसकी ये चिकनी चुपड़ी बातें सुन दादाजी गुस्से में एक कुर्सी को लात मारते हुए कहते हैं, वो इन सभी एल्डर्स के इरादे समझते थे। बस भूपेंद्र चंद्रेश का गुस्सा शांत करने के लिए तुम लोग आर्यन को उन्हें सौंपना चाहते थे। मैं तुम लोगों की रग रग से वाकिफ हूँ। मुझे पता है कि तुम लोग अपने आप को बचाने के लिए किस हद तक गिर सकते हो। दादाजी को इतने गुस्से में देख ग्रेट एल्डर उन्हें शांत कराने के भाव से कहता है, शांत लीडर जी, शांत। फिर एक और एल्डर दादाजी को समझाते हुए कहता है, क्लान लीडर, हम तो बस आपको ये बताना चाहते थे कि वो गायत्री चंद्रेश का पोता है, जिसकी पोती लीजा चंद्रेश की मंगनी भट्ट क्लान के अखिल भट्ट के साथ हुई है, जो कि रोमानिया शहर के 3 सबसे बड़े क्लानों में से एक है। इसलिए हम एक साथ 2 क्लानों को ऑफेंड नहीं कर सकते। असल में गायत्री चंद्रेश डैनी चंद्रेश की दादी है। वो एक बड़े शहर से ताल्लुक रखती है और लीजा चंद्रेश डैनी चंद्रेश की बहन और गायत्री चंद्रेश की पोती है। वहीं ग्रेट एल्डर भी अटकते हुए कहता है, जिसको भावेश जी ने कॉलर से पकड़ा हुआ था। जी क्लान लीडर, ये सब सच है, इसलिए मैंने भूपेंद्र चंद्रेश को गुस्सा न दिलाने की बात की थी। अगर 2 क्लान एक साथ इस पर जांच करेंगे तो मुझे डर है हमारा सिंह क्लान किसी बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाए। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। फिर दादाजी ग्रेट एल्डर की बात को इग्नोर करते हुए आर्यन का हाथ पकड़ते हैं और लीडर वाली कुर्सी पर बैठ एक गहरी सांस लेते हुए आर्यन से पूछते हैं, बेटा, दादाजी को पूरी बात बताओ, असल में क्या हुआ था। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। दादाजी की बात का जवाब देते हुए आर्यन कहता है, दादाजी, मैं कुछ खरीदने रॉयल हॉल गया था। वहीं मेरी मुलाकात डैनी चंद्रेश से हुई थी। फिर वो रॉयल हॉल से लेकर डैनी के साथ बहस और मुकाबले की सारी बातें बताने लगता है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद दादाजी एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, बेटा, मुझे माफ करना, जो तुमने इतना सब सहा। दादाजी को यूं खुद से माफी मांगते देख आर्यन उनका हाथ पकड़ते हुए कहता है, दादाजी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अगर इसमें किसी की गलती है तो उन लोगों की जो खुद को महान समझते हैं और हर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखना दादाजी, एक दिन मैं उन सभी को सबक सिखाऊंगा। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। आर्यन की बात सुन दादाजी ने उससे कहा, मुझे विश्वास है मेरा पोता कोई आम लड़का नहीं है।
फिर दादाजी अपनी जगह से खड़े होते हुए अपना ऑरा रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से सारा हॉल कांपने लगता है। फिर उन्होंने एक दमदार आवाज में सभी एल्डर्स की ओर देखते हुए कहा, अब चाहे चंद्रेश क्लान या फिर भट्ट क्लान कोई भी क्यों ना हो, अगर तुम लोग उनसे मेरे पोते की सुरक्षा नहीं कर सकते, मैं भावेश सिंह उनसे अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए अपने पोते की सुरक्षा करूंगा। दादाजी को अपने लिए इतना प्रोटेक्टिव होता देख आर्यन मन ही मन सोचता है, सच में अगर कोई है जो इस पूरी दुनिया में मेरे लिए बिना किसी मतलब के सबसे लड़ जाए वो सिर्फ दादाजी है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह, क्या दादाजी सच में उन सभी लोगों से आर्यन को बचा लेंगे या फिर उन्हें किसी मजबूरी के चलते आर्यन को चंद्रेश क्लान को सौंपना होगा? आखिर क्या होगा इस कहानी का अंजाम? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ और हमारे चैनल रोजवर्स के साथ। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी कार्य जाए। धन्यवाद।